क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, ये अगला टॉपिक जो दे रखा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। रिस्टिट्यूशन इसको ई से दिखाते हम लोग। ठीक है, और इसका जो वैल्यू दे रखा है ये E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये मॉडुलस के अंदर है ये। ठीक है, इसको इस तरह से निकालते हैं, या फिर और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा V1 माइनस V2 ये मॉडुलस के अंदर है, U1 माइनस U2 ये भी मॉडुलस के अंदर है। ठीक है, ठीक, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। ठीक है, ये रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का डेफिनेशन देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इज कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन is equal to ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach। इन दोनों का रेशियो लेते हैं। ये देखिए हमारा जो V2 माइनस V1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का लाता है, हमने डिराइव कर रखा उसको, और U1 माइनस U2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। लेकिन ये मॉडुलस में होता है, तो अगर हम आगे पीछे कर ले तब भी हम लोग इसका वैल्यू पॉजिटिव ही लेते हैं। कितनी बात समझ में? इसका हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, ई का वैल्यू पॉजिटिव आता है ये। अब क्या दे रखा है, ये कोलिजन जो है 4 तरीके के होते हैं, तो उसमें ई का वैल्यू किस में कितना होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। वैल्यू ऑफ ई, इसे नोट करिए पहले।
वैल्यू ऑफ ए इन different type of collision. यहां पे एक कॉलम दे रखा है टाइप ऑफ कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ये हमारा दे रखा है। ये पहला दे रखा है इलास्टिक कोलिजन, पहला जो है इलास्टिक कोलिजन होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। देखो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है, और हम लोग मोमेंटम के बारे में जानते हैं, मोमेंटम रिमेन कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है ना चेंज होते रहता है, वेस्ट होते रहता है। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व है ही है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। और जब ये कंजर्व होता है तो ई का जो वैल्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का वैल्यू होता है 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरा दे रखा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व, और ई का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 होता है, इसके लिए सेकंड के लिए। तीसरा दे रखा है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ई का वैल्यू जो है 0 होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 होता है। और चौथा दे रखा है सुपर इलास्टिक, सुपर इलास्टिक, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, और ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ये ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये दे रखा डिफरेंट टाइप के कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का कितना वैल्यू होता है, ये अभी हम लोग को आगे काम आएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का वैल्यू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दोनों आपस में एक दूसरे का रिलेट करते हैं। आगे चले हम लोग, अगला टॉपिक हम लोग करने चलते हैं। अभी बता रहे थे हम लोग कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, उसको हम लोग रिलेट करते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन क्या दे रखा, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, क्या बताया कि सपोज करते हैं कि एक बॉडी है, ये एक पहला बॉडी m1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ठीक है, m1 u1 है। ये दूसरा वाले बॉडी का मास m2 है और ये u2 है, और ये सपोज करते हैं कि ये रेस्ट में है, सेकेंड वाला बॉडी रेस्ट में, u2 0 हो गया। जब ये u1 मूव करेगा, ये इस तरह से मूव करेगा, तो ये कोलाइड करेगा। जब ये कोलाइड करेगा तो ये एक बॉडी जो है इधर की तरफ चला गया और दूसरे बॉडी इधर की तरफ चला गया, इतना इधर, इसके हिसाब से इसके रिस्पेक्ट में थीटा इधर चला गया और थीटा या बीटा कोई भी एंगल इधर चला गया, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है ना।
तो एक मास इधर चला गया, एक मास इधर चला गया। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये पहला वाला मास है m1, ठीक है, ये मान लेते हैं ये m1 है, ठीक। तो ये जो बॉडी है m1 इतने एंगल से मूव कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद का v1 है ये। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में एक कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल के रेस्पेक्ट में एक ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, v1 cos थीटा, ये आ जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा v1 sin थीटा। कितनी बात सुन में भाई, हम लोग ने वेक्टर का कंपोनेंट निकाला है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में cos थीटा लगाते हैं और वर्टिकल में sin लगाते हैं। तो ये जो वेलोसिटी इसका था कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी v1 है, ऐसे तिरछा चला जा रहा है इतना थीटा के एंगल से। तो ये जो थीटा के जब एंगल से जा रहा होगा तो ये थीटा यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में cos थीटा आ जाएगा और वर्टिकल निकालेंगे तो sin थीटा आ जाएगा। कितनी बात सुन रही। ठीक इसी तरह से मान लेते हैं ये m2 दूसरा वाला मास जो है ना m2 यहाँ पे आ गया ये, और इसकी जो वेलोसिटी है v2 इधर की तरफ है, v2 कोलिजन के बाद। ये जो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल से ये भी जा रहा है ये इधर, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v2 cos थीटा और ये v2 sin थीटा हो जाएगा ये। कितनी बात सुने, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। आगे चले पीछे चले, समझ में आ गया। ये जो बॉडी इनिशियल, ये कोलिजन से पहले का सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये बिफोर कोलिजन था, ये बिफोर कोलिजन। और ये जो पार्ट है यहां से जो देख रहे हैं आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। अब इसमें दो एक्सिस, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसके दो एक्सिस हो गए हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग cos थीटा हो रहा है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग sin थीटा आ रहा है, ठीक। तो कोलिजन के बाद तो दोनों एक्सिस में कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस में भी है वाई एक्सिस में भी है, लेकिन कोलिजन से पहले ये दोनों एक्स एक्सिस में ही चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हैं। कितनी बात सुन में, कोलिजन से पहले ये एक ही एक्सिस में एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, कोलिजन के बाद में दो कंपोनेंट हुआ है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये निकालते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो बॉडी रेस्ट में था तो इसका तो मोमेंटम 0 है, तो ये आ जाएगा m1 u1, ये इतना आ जाएगा बिफोर द कोलिजन आ जाएगा। इधर हम लोग देखते हैं टोटल मोमेंटम, यहाँ पे टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन along x एक्सिस, x एक्सिस में, तो ये x एक्सिस में ये देखो v1 cos थीटा है, ये v2 cos थीटा है, तो v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा, ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम चूंकि कंजर्व होता है, सॉरी इसका मास भी तो है m1 और ये m2 v2 cos थीटा, ये मास भी लेंगे मोमेंटम के लिए, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसमें। अब क्या बताया, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
ऑफ मोमेंटम, ठीक है, along x एक्सिस, along x एक्सिस क्या है, ये m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos थीटा, ये हमारा एक आ जाएगा x एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। y एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम का देखेंगे तो क्या होगा, तो कोलिजन से पहले y एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो कोई भी नहीं है, y में कोई भी नहीं है, तो मैं y का बताने जा रहा हूं, पहले ये x वाला लिख लीजिए, यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये y एक्सिस यहां पे चेंज कर दिया, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन अलोंग द y एक्सिस कितना है, ये 0 है, क्योंकि यहाँ y एक्सिस में है नहीं कोलिजन से पहले, ठीक है। अब हमारे कोलिजन के बाद y एक्सिस में देखते हैं, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। अब ये देखिए v1 साइन थीटा ऊपर है और v2 साइन थीटा नीचे है, अगर y कंपोनेंट में देखते हैं तो ओरिजिन से ऊपर वाला तो पॉजिटिव काउंट करते हैं और ओरिजिन से नीचे वाला नेगेटिव काउंट करते हैं, तो ये जो होगा हमारा, ये हम वैल्यू बदल देते हैं, ये कोलिजन के बाद का जो सेक्शन आएगा, ये देखिए ऊपर जा रहा है, तो m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन थीटा, ये कंजर्वेशन के हिसाब से आ जाएगा। देखिए ये ऊपर पॉजिटिव ले लिया तो मास इंटू वेलोसिटी साइन थीटा, m1 v1 साइन थीटा पॉजिटिव में आ गया, m2 v2 साइन थीटा नेगेटिव में आ जाएगा, तो इतना हमारा y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम है। यानी अगर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द y एक्सिस, ये y एक्सिस में लेंगे तो ये हमारा 0 है, ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये y एक्सिस के अलोंग लेंगे तो ये हो जाएगा ये 0 और ये हो जाएगा m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन थीटा, ये हमारा रिलेशन है y एक्सिस के अलोंग। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। अब आगे चलते हम लोग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन वो देखते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, यहाँ पे देखिए इसका तो वेलोसिटी 0 है तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, इसी का जो वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो कोलिजन से पहले का होगा। कोलिजन के बाद देखते हैं, ये एक्स एक्सिस में ही देख रहे हैं हम लोग, ये अलोंग एक्स एक्सिस का लेते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक। टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन along x एक्सिस, तो ये जो है x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका हो जाएगा हाफ m1 v1 v1 स्क्वायर साइन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, देखो हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा तो v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों पे स्क्वायर है, v2 पे भी स्क्वायर है और cos स्क्वायर पे भी स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी का। अब एक अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन
विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो कोलिजन से पहले तो ये हमारा था हाफ m1 u1 स्क्वायर, और बाद में हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा रिलेशन हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्स एक्सिस के अलावा। उसी तरह से वाई में भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। कितना समझ में आया ये? अगला एक टॉपिक हम लोग करा लेते हैं ताकि ये थ्योरी खत्म हो जाए। तो अगला जो टॉपिक दे रखा हमारा वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, बैठ जाओ। हाँ, perfectly inelastic collision in one dimension। in one dimension, ठीक है ना। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या बताया कि जैसे एक बॉडी जब आता है तो दूसरे बॉडी में इम्बेड कर जाता है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं, फिर साथ मूव करने लगते हैं। तो एक हम लोग देखते हैं कि ये एक हमारा बॉडी है और एक ये दूसरा बॉडी है। इसका जो इस वाले बॉडी का जो मास है m1 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है। ये दूसरे वाले बॉडी का मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है। मगर यहाँ पे हम लोग जीरो ले लेते हैं क्योंकि ये जो बॉडी है रेस्ट में है, सेकंड बॉडी जो ना रेस्ट में है और ये मूव कर रहा है ये, ठीक है। जब ये मूव करेगा, मैं इसको दो अलग अलग कलर में कर लेता हूँ समझने के लिए। जब ये दोनों ये मूव करेगा, कोलाइड करेगा, कंबाइन करेगा, तो क्या हो जाएगा ये तो मास m1 था इसका, और ये जो दूसरा बॉडी इसके साथ कंबाइन हो गया ये m2 था ये, ठीक है, ये m2 था। और अब ये दोनों ही कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं और इसकी जो वेलोसिटी है कॉमन वेलोसिटी v है। कितनी बात समझे? तो इनका कॉमन वेलोसिटी v हो गया। अब क्या बताया कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में इसका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। तो मोमेंटम कंजर्व है तो हम लोग देखते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन is equal to total momentum after the collision, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसका मास है, इसकी वेलोसिटी है, तो m1 u1 हो जाएगा और इसका m1 m2 u2 होगा, मगर ये तो जीरो है, तो ये हो जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू, ये दोनों मास एक साथ मूव कर रहे हैं तो m1 प्लस m2 ये दोनों मास एक साथ हो जाएंगे और ये इनकी कॉमन वेलोसिटी भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन वेलोसिटी v हो गया। और अगर v का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा v का यानी कॉमन वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। आगे चले हम लोग, जो काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, यानी जितना टोटल मोमेंट काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन था, कोलिजन के बाद उतना काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, उससे कम हो जाता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के कंपेयर में, ठीक है। तो क्या बताया, इन इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन परफेक्टली
inelastic collision kinetic energy is not conserved. Not conserved. Now change in kinetic energy. Change in kinetic energy is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ना साउंड में या फिर हीट में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस तरह से निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, ये फिगर बना रखा आप लोगों ने। फिगर मैं थोड़ा सा मिटा दूं, मैं मिटाता हूं फिगर, फिर मैं आगे यहां से बढ़ाता हूं। इसमें क्या दे रखा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि पहला वाला ही बॉडी मूव करता, दूसरा तो रेस्ट में था, तो पहले वाला काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2, ये टोटल मास था, और ये v स्क्वायर था। ठीक है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। आगे दे रखा है ये हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m1 प्लस m2, और ये v का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। v का वैल्यू ये हमारे पास है, ये कॉमन वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे हमारे साथ है। तो क्या लेंगे, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये v पे स्क्वायर है, v का तो खाली वैल्यू यहाँ से उठाया है, मगर यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिया। आ रही बात समझ में, आगे चले हम लोग। हाफ m1 u1 स्क्वायर, और ये मैं हाफ m1 प्लस m2, या ऐसे मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ। ये स्क्वायर दोनों के लिए, ऊपर नीचे दोनों के लिए है, तो ऊपर में जब स्क्वायर करते हैं m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आएगा m1 प्लस m2 का कॉमन स्क्वायर, ऐसे हमने अलग अलग कर दिया। ये जो है m1 प्लस m2, ये इसके पावर को कैंसिल कर देगा, तो क्या मिलेगा हमें, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और ये बचेगा हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे देखिए m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, और ये बात समझ में, इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन निकालते हैं। मैं ये कॉमन वेलोसिटी को माइनस मिटा दे रहा है। इसको क्या दे रखा है यहाँ पे, जो कॉमन लेते हैं हम लोग, तो हाफ तो कॉमन ले लेते हैं, दोनों में हाफ है। m1 यहाँ पे भी m1 स्क्वायर है, एक तो m1 ले ही लेते हैं, और u1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, सब कॉमन आ गया, हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1। और यहाँ से देखिए हाफ m1 स्क्वायर में से एक m तो कॉमन चला गया, ये u1 स्क्वायर चला, तो एक m1 यहाँ बच जाएगा, और ये नीचे m1 प्लस m2, ये रिलेशन आ जाएगा। कितना समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, आगे चले। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको जो नीचे जो है इसके 1 है ये, तो हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये वाला टर्म यहाँ चला जाएगा, तो क्या आएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और ये जब ऊपर जाएगा तो m1 प्लस m2, ये तो यहाँ चला गया, और ये माइनस m1 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ से। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा हाफ, ये m1 यहाँ है, और इसमें से m2 बचेगा, तो m1 m2 अपॉन u1 स्क्वायर, और ये अपॉन m1 प्लस m2। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, इनिशियल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये डेल्टा क्यू चला रहा है,
तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा इन इलास्टिक कोलिजन में इतना होता है, हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आता है। ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है, कम में से ज़्यादा माइनस करते तो नेगेटिव वैल्यू आता है। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, डेल्टा के इज पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू होता है इसका। कितनी बात समझ में, ये यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया। आगे क्या बताया इसमें कि जब भी कभी कोलिजन होता है, ये बताता है कि जब भी कभी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट इन perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision, there is a loss of kinetic energy, ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, आगे एक दे रखा है कि क्या हुआ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका अगर रेशियो इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा। तो अगला जो टॉपिक हम लोग का था, रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ये कराते हैं। यहां तक समझ में आ गया, रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल का क्या होगा, हाफ मास m1 प्लस m2 v स्क्वायर, है ना। ये था मास इंटू वेलोसिटी, कोलिजन के बाद दोनों कंबाइन कर जाते हैं तो टोटल मास जो है ना m1 प्लस m2 हो जाता है, और कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली जो है ना फर्स्ट बॉडी मूव करता, सेकेंड बॉडी तो रेस्ट में होता वो। ठीक है, आगे चले, इसको हम लोग लेते हैं हाफ से हाफ को कैंसिल कर लेते हैं ये। ठीक है, तो ये आ गया m1 प्लस m2 अपॉन m1, ये इधर कर लिया, और ये v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इधर कर लिया, u1 स्क्वायर इधर कर लिया। ठीक है, ये v स्क्वायर का u1 स्क्वायर अलग कर दिया। एक हम लोगों ने पहले जो एक रिलेशन निकाला था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, जो पहला रिलेशन निकाला हम लोगों ने, वो क्या निकाला है, m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v, ये हम लोगों ने निकाला है पहले। इसी में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, जब व्हेन द बोथ द बॉडी आर कंबाइंड टुगेदर, तो ये होता है। अब अगर हम लोग इस वाले मास को इधर कर ले तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन u1। ये वाला रिलेशन हम लोग निकाल के ला रहे हैं, कहाँ से, पहले वाले इक्वेशन से, जब शुरू किया था इसको परफेक्टली इनइलास्टिक में। ये वाला रिलेशन लिखा हुआ देख लेंगे आप, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग v1 अपॉन v2 को चाहे तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये m1 प्लस m2 अपॉन m1, ये तो ये वाला है, और ये जो है v अपॉन u का कॉमन स्क्वायर कर लो, ये हम लोग कॉमन स्क्वायर कर दे रहे हैं ऐसे, कॉमन स्क्वायर। तो इसको v अपॉन u1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितनी बात समझ में, ये स्क्वायर है
तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये m1 का लिया और ये हो जाएगा m1 का स्क्वायर और ये m1 प्लस m2 का कॉमन स्क्वायर। ये m1 से ये इसका पावर कैंसिल हो जाएगा और इससे ये इसका पावर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ से m1 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बचा m1 प्लस m2। कितनी बात सुन में, ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हमारा एक रेशियो आ गया, क्या चीज़ है, m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। लेकिन क्या देखा गया, ऊपर में जो है सिर्फ m1 है, नीचे में दोनों मास को प्लस किया है। तो जब दोनों मास को प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, न्यूमरेटर सिंगल है तो कम रहेगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होने की वजह से ऊपर का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल के रिस्पेक्ट में कम होगा, ठीक है। इनिशियल के रिस्पेक्ट में ये कम होगा, काइनेटिक फाइनल जो है ना कम होगा इनिशियल के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो ये जो अभी हम लोग करा रहे थे, इतना नोट कर लिए, तो पहले एक चीज और बताते हैं। हो गया ये, समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं। इफ m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1, क्या मतलब हुआ कि जैसे ये जो बॉडी मूव कर रहा था m1, ये तो m1 था, u1 था, और एक बहुत बड़ा बॉडी है ये ऐसे, मगर ये रेस्ट में है, m2 जो है, u2 जो है रेस्ट में है, m मास तो इतना है मगर u2 रेस्ट में है। जब ये इससे जाके इसमें जाएगा, इसके अंदर इम्बेड कर जाएगा, ठीक है, इसके अंदर इम्बेड कर गया। कितनी बात समझ में, तो डिनोमिनेटर का मास जो है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा और न्यूमरेटर का मास कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसका मास जो ना अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर, इसका जो रेशियो होगा अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होने लगेगा। तो क्या आ जाएगा, के एफ अपॉन के आई अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर का मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। यहाँ तक दे रखा हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होता है, क्या रिलेशन होता है, और किस कंडीशन में क्या उसका कब जीरो हो जाता है। तो ये हमारा एक रिलेशन दे रखा है। ये यहाँ पे जो है कोलिजन से रिलेटेड हमारा ये 2-3 टॉपिक जो था, जैसे एक था कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन, वो था इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, वो था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ये था। तो ये सब हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट थे, क्लियर हो गए, खत्म हो गए। अब अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखे करेंगे न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, मज़ा आ जाएगा उसको करने में। तो हम लोग करेंगे उस न्यूमेरिकल को, आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, ओके।